सोरेन की ओर से समीक्षा बैठक का दौर जारी। सीएम ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक की है। इसमें विभागीय अधिकारियों को कई बड़े निर्देश दिए। उन्होंने उत्पाद सिपाही, एएसआई और अन्य रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि जेएसबीसीएल का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम ने नई तकनीकों के जरिए राजस्व बढ़ाने की योजना तैयार करने, आवश्यक नीतियां बनाने और अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पदमुक्त करने की मांग सीएम हेमंत सोरेन से की। सीएम को लिखे पत्र में उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी से कराने की मांग की गई। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि जेपीएससी के वर्तमान सदस्य जमाल अहमद के पास राजधानी रांची में 3000 से 4000 वर्ग फीट का एक आलीशान फ्लैट मौजूद है और हजारीबाग जिले में बड़े पैमाने पर बेनामी और अचल संपत्ति अर्जित किए जाने के पुख्ता चर्चा है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम से पूछा है कि घोटालेबाज आलमगीर आलम की सिफारिश पर दूसरे घोटालेबाज को संवैधानिक पद सौंप दिया, क्या यही आपके कामकाज का तरीका है? मेरे पास जो जानकारियां हैं, जो गड़बड़ी है, सरकार उसको ठीक करनी चाहिए। और फिर इस प्रकार की जो दागे लोगों को जो वो बिठाएंगे तो फिर वहाँ कैसे अच्छा काम हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को तो हटाना चाहिए, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हम कहेंगे कि भाई सीआईडी जांच तो शराब घोटाला में जिस प्रकार से लिपापोती हुई है वैसा हो जाएगा। और शायद सरकार अपने आप को बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार के दिखावा कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, तब तो पता चलेगा किसका किससे कितना संबंध रहा है। और बाबूलाल मरांडी के पत्र पर झारखंड आरजेडी प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि जेपीएससी पुराने समय से विवादों में रहा है। अब इस सरकार ने जेपीएससी पर जांच बैठाई है, जिसके बाद जरूरी ही उच्च स्तरीय जांच होगी। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी का काम है पत्र लिखना, लेकिन सरकार पहले से ही इस पर काम कर रही है। जेपीएससी का विवाद बहुत पुराना रहा है और बाबूलाल मरांडी जी जब राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे तो उस समय से ही इस टाइप का आरोप प्रत्यारोप आ रहा है। लेकिन सरकार गंभीर है, सरकार सीआईडी जांच कर रही है और बार बार छापा भी मार रही है, कई प्रमाण भी आ रहे हैं। तो सारा चीज जब सामने आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी जी नेता हैं, पार्टी अपने बीजेपी विधायक दल का नेता है, तो उन्होंने मांग किया तो सरकार उस पर देखेगी सरकार क्या कर सकती है। जेपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार मामले में गंभीरता से ले रही है, सीआईडी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों दलों के अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने की बात कही गई। अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया। हमने जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा लिया, सीआईडी जांच करवाया, अधीनस्थ कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हुई और जो एजेंसियां थी, जिन एजेंसियों के माध्यम से लगातार जेपीएससी में गड़बड़ी की जा रही थी, उन एजेंसियों के ऊपर भी हमने छापा मारने का काम किया है। हम देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज तक नहीं ले पाए। और ये अभय तिवारी जी जो हैं, जिनका एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी वो एजेंसी, उसके माध्यम से यहाँ पर परीक्षाएं ली गई जेएसएससी में, जेपीएससी में, और वो शामिल होता रहा और जेपीएससी के चेयरमैन के कानों में जू तक नहीं रहेगा। राजनीतिक एक अड्डा बना दिया गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है हेमंत सोरेन सरकार ने जेपीएससी। अब बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां बोड़ाम थाना क्षेत्र के डिमना लेक में डूबे एमजीएम मेडिकल कॉलेज के 2 जूनियर डॉक्टरों के शव घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिए गए हैं। टाटा स्टील की सिक्योरिटी टीम के गोताखोरों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों शवों को पानी से बाहर निकाला।
बताया जा रहा है कि लेक का पानी 25 से 30 फीट गहरा है और नीचे दलदल होने के कारण रेस्क्यू में काफी परेशानी हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों डॉक्टर तैरना नहीं जानते थे, जिसके कारण वे गहरे पानी में डूब गए। शव बाहर निकलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा स्लो पे और पूरा स्लिपरी, वहाँ खड़ा नहीं हो सकता कोई भी। तो वो ट्रेस करते 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 नीचे गए। पहले एक मिला तो फिर हम उसको ले आए। पहले हम सोचे कि दोनों को एक साथ ले आएंगे, हम दूसरा मिल नहीं रहा, पहले उसको ले आते हैं। फिर दोबारा 10 फीट के गैप में फिर नीचे गए जाते थे, फिर वो दूसरा भी मिला, निकाल के यहाँ ऊपर में रखे। अब स्ट्रेचर द्वारा उनको फिर हजारीबाग में राहुल दुबे गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। केरेडारी थाना क्षेत्र के बुकरू गांव के पास राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अपराधी को पहले बड़का गांव CHC में प्राथमिक उपचार के बाद शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की है। हजारीबाग एसपी ने बताया कि अपराधी माइंस क्षेत्र की लेवी वसूली के लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना से जुड़े थे। सूचना मिलने पर केरेडारी थाना और पगार ओपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग की है, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। चाईबासा के चक्रधरपुर शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। चोरों ने शहर के मेन रोड में स्थित रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से सैकड़ों मोबाइल, कई लैपटॉप की चोरी की। चोरी किए गए सामान की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। दुकान में लगे CCTV का DVR बॉक्स भी चोर अपने साथ ले गए। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोग पुलिस प्रशासन की सक्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। कम से कम 200-300 पीस सबका डब्बा रखा हुआ है, आईफोन हुआ है और इसके साथ लैपटॉप भी हुआ है। सब 3 गेट तोड़ के ले गए, कम से कम 50-60 लाख रुपए। खबर हजारीबाग से, जहां वन भूमि पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सदर अंचल क्षेत्र के करवे खुर्द गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कई निर्माणाधीन मकानों और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि जमीन वन भूमि और पहले भी नोटिस देने के बावजूद निर्माण जारी था। वहीं जमीन खरीदने वाले व्यक्ति ने वैध रजिस्ट्री का दावा करते हुए कार्रवाई को गलत बताया। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। कर दिए, मैंने रोड पे ला दिए। जितना भी नुकसान किए हैं सीओ सर पूर्ण रूपेण हमको वहां से तहस नहस कर दिए हैं। जो भी क्षति हुआ है, इस क्षति का भरपाई सीओ सर करेंगे। नहीं करेंगे तो यहाँ से हम DC तक जाएंगे। मेरे पेपर जितना भी है वहां पे रजिस्ट्री किया हुआ है, रसीद भी कटा हुआ है। उसके बावजूद भी सीओ सर वहां जाकर के प्रशासन लेकर के नस्तो नबूद कर दिए हैं। उनका क्षतिपूर्ति सारा सीओ सर करेंगे। नहीं करते हैं तो DC से लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पूर्ण रूपेण वहां तक हम जाएंगे। टोटल पेपर वहां पे हम दिखाएंगे। यहाँ नया निर्माण किया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा। ये खाता 37 और प्लॉट नंबर 316 और 317 का जमीन है, जिसका कुल रकबा 85 एकड़ है करीब, और इसका किस्म जंगल है। तो हम लोग को जैसे काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ जंगल की जमीन को भी अतिक्रमण करके लोगों के द्वारा बाउंड्री किया जा रहा है, तो हम लोग जो है विधि सम्मत कार्रवाई इस पे कर रहे हैं और अतिक्रमण तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा आप लोग के माध्यम से कि हम लोग के वरीय पदाधिकारी के द्वारा सख्त आदेश है कि सरकारी जमीन पे किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग साथ में ये भी चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह का अतिक्रमण का काम कर रहे हैं। खबर जामताड़ा से, जहां सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और नवजात की मौत के बाद हुए हंगामे और तोड़फोड़ मामले में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित शरण समेत 8 आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए
अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब करते हुए अगली तारीख पर पेश करने के निर्देश दिए। अब पुलिस की केस डायरी के आधार पर अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सदैव से न्यायप्रिय है और संविधान सन्नत जो फैसला आया है, हम तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं और साथ ही ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनतंत्र में जो न्यायपालिका है ये सदैव से अटूट श्रद्धा और प्रजातंत्र को सही ढंग से चलाने का काम करती है। आज का ये फैसला निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गौरव का विषय है। झारखंड में बढ़ते मलेरिया के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य के कुछ जिले मलेरिया के हाई रिस्क जोन में हैं। उपायुक्तों की जानकारी, जरूरी कदम उठाने की बात कही गई। विभाग ने ज्यादा से ज्यादा जांच कराने और मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मलेरिया जोन है और जो मलेरिया जो मच्छर है जो काटते हैं, या तो डेंगू हो रहा है या तो ब्रेन मलेरिया हो रहा है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ हैं, हमारे डॉक्टर्स भी हैं। कहीं कहीं घटना घटती है तो अचानक घटती है। सुनने में आता है कि मलेरिया कारण मौत हो गई। अगर बिफोर आप बता दीजिएगा तो हम लोग इलाज कर लेंगे। हम लोग हैं यहाँ जमशेदपुर में, आज देखिए हम लोग कंट्रोल किए हैं और हर जगह हमने एकदम सिविल सर्जन को निर्देश दे दिया, रांची को दिया है। और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पुलिस मुख्यालय से अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए एक गाड़ी मांगी थी, लेकिन गाड़ी ना देते हुए मुख्यालय ने एक गाड़ी उनसे वापस ले ली थी, जिसके बाद नाराज वित्त मंत्री ने अपने सभी 16 सुरक्षा कर्मियों और गाड़ियों को वापस लौटा दिया था। करीब 20 दिन गुजर जाने के बाद कल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के मांग के साथ उन्हें सुरक्षा कर्मी और गाड़ी मुहैया करा दी गई है। पूरे मामले पर राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि हर किसी को सिस्टम में रहकर काम करना पड़ेगा। उनका यही मकसद है कि हर किसी को सिस्टम में रहकर काम करना भी चाहिए, चाहे वह विधायक हो या कार्यपालिका। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पूरे मामले में पहल को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद दिया। जी ने काफी गंभीरता से इसे लिया है और जो कुछ भी फलाफल सामने आया है, अब ये कोई विषय नहीं रह गया है कि इसे आगे बढ़ाया जाए और चर्चा का विषय बनाया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और तभी ये बातें समाप्त हुई हैं। वहीं झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। वित्त मंत्री के काफिले में 4 एस्क्वाड वाहन शामिल किए जाने के फैसले पर जेएमएम ने कहा, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है और अब कोई विवाद नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान दे। गलतफहमियां थी, वो संवादहीनता के कारण थी। संवाद स्थापित हुआ, बातचीत हुई, एक दूसरे की भावनाओं से अवगत हुए, मामला का पटाक्षेप हुआ। जो भी अधिकारी गलत व्यवहार करते हैं या अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करेंगे, सरकार उनसे भी पूछेगी। मंत्री के प्रोटोकॉल या मंत्री के मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचे। बड़ी खुशी की बात है कि वित्त मंत्री की सुरक्षा जो बढ़ा दी गई, उनको और मुख्यमंत्री दोनों को बधाई। लेकिन इसी तरह से आम जनता की सुरक्षा का भी अगर ख्याल रखती सरकार, तो मुझे लगता है कि वो और बड़ी बधाई का पात्र होती। मुझे लगता है कि ये सरकार जो लोगों के प्रति उनका जो दायित्व है, उस दायित्व से दूर भागती है, अपने सुरक्षा को लेकर के ही हमेशा सजग रहती है। कांग्रेस के बीजेपी कार्यालय घेराव प्रदर्शन के बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। जेएमएम ने प्रदर्शन को दिल्ली से जोड़ते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी में पत्रकार समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर उचित फैसला लिया जाएगा। छात्रों के आंदोलन की
छात्र आज सड़कों पर हैं, आक्रोश में हैं। छात्रों का साथ देने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां मैदान में। आप अपने कार्यालय के बाहर डंडा लेकर, अंडा लेकर, पत्थर लेकर खड़े हैं, क्यों? क्या करना चाहते हैं आप? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? छात्रों के साथ न्याय होगा कि नहीं होगा? आप हठधर्मिता पर क्यों अड़े हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? वो एक अकर्मण्य मंत्री साबित हुए हैं। आप लोकतंत्र में प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये परिपाटी कांग्रेस ने शुरुआत की है कि भाई कार्यालय का, किसी के आवास का, प्रधानमंत्री आवास जो इतना सेंसिटिव है, उस आवास का घेराव उन्होंने किया, संसद का घेराव करने का काम करती है। इस तरह के कार्यों से जो है, जो लोकतंत्र को लेकर के जो लोगों की आस्था है उसको डिगाने का काम करती है। झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई। ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 17.56 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की तैयारी। चुनाव आयोग के अनुसार इन मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हुए, जिनमें मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित और जगह नाम दर्ज मतदाता शामिल हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया और पात्र मतदाताओं के नाम पर सूची में शामिल किए जा रहे हैं। प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में वोटरों के नाम को उनके वोटर लिस्ट से खत्म करवा करके और इलेक्शन को जीता है, उसी तरह से झारखंड में भी इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन इतनी आसानी से ये लोग वोटर लिस्ट से जेन्युइन वोटर के नाम को नहीं काट सकते। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और अगर आंदोलन करने की जरूरत हुई तो आंदोलन भी करेगी। एसआईआर इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 17.5 लाख नाम अभी तक कटे हैं। उस कटे हुए नाम में से कुछ मृत हो गए, कुछ एक से अधिक नाम होने के कारण उनका नाम काटा गया है, कोई पलायन कर गए हैं और कोई फर्जी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। इलेक्शन कमीशन झारखंड में पूरी बारीकी से एसआईआर की प्रक्रिया को कर रही है। झारखंड में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए समरसता संकल्प अभियान के तहत बैठक बुलाई गई। प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कहा कि संत रविदास 650वीं जयंती पर 29 जुलाई को प्रखंड के सभी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सामाजिक समरसता अभियान धर्मांतरण को लेकर गुरु रविदास महाराज ने चलाया था। सभी में सुख और संपन्नता लाने का जो भाव उन्होंने पैदा किया था, उस कठिन कालखंड में जब बाहरी आतताई धर्मांतरण के लिए लगातार दबाव बना करके तलवार के दम पर परिवर्तन करा रहे थे धर्म, तब धर्म की स्थापना रखी, तब इस धर्म को बचा के रखा। ऐसे संत रविदास जी महाराज के 650वीं जयंती को मनाने के लिए एक लंबा अभियान चला है। और खबर रांची से, मौसीवाड़ी में 9 दिन प्रवास के बाद भगवान जगन्नाथ की घूरती रथ यात्रा कल शनिवार को निकलेगी। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर लौटेंगे। इससे पहले आज रात 8 बजे भगवान को पारंपरिक गुंडिचा भोग अर्पित किया जाएगा। इसके लिए सुबह में महाप्रसाद बनाने की तैयारी चल रही है। भोग में कई तरह की सब्जियों से बनी खिचड़ी और 400 लीटर से अधिक दूध से तैयार खीर शामिल होगी। धार्मिक मान्यता है कि इस भोग को माता लक्ष्मी स्वयं तैयार करती हैं। श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा और घूरती रथ यात्रा को लेकर मंदिर परिसर में उत्साह का माहौल है। मौसीवाड़ी में 9 दिन रहने के बाद कल 25 जुलाई को भगवान की घूरती रथ यात्रा है और जाहिर है कि घूरती रथ यात्रा से पहले, एक दिन पहले यानी आज के दिन, भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भोग लगाया जाएगा गुडिंचा प्रसाद का। गुडिंचा प्रसाद का ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्योंकि माना जाता है कि इस प्रसाद को माँ लक्ष्मी अपने हाथों से स्वयं बनाती हैं। तो देख सकते हैं कि आज रात 8 बजे गुडिंचा भोग का जो है भोग लगाया जाएगा भगवान को। उसको लेकर मौसीवाड़ी के ठीक सटे
जो देख सकते हैं पंडाल बनाया गया और यहाँ पर गुड़िंचा भोग की तैयारी सुबह से ही चल रही है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि 400 लीटर ज्यादा दूध से खीर बनेगा, खिचड़ी। लेकिन हमारे साथ हैं विजय जी। देखिए, खास ये रहेगी कि इसमें जो महाप्रसाद है वो खिचड़ी और खीर का लगेगा। और अभी जैसे क्या है कि माँ लक्ष्मी भी थोड़ी नाराज है, तो उनको मनाने के लिए मतलब वो स्वयं वो बनाते हैं। माँ लक्ष्मी स्वयं बनाती है, ऐसा माना जाता है? ऐसा माना जाता है। और क्या है कि अभी उनको मना करके यहाँ से मुख्य मंदिर के लिए कल वो प्रस्थान करेंगे। 1 कुंटल काट दिए। 1 क्विंटल कोहड़ा कटा? हाँ। क्या बात है। कोहड़ा के अलावा क्या क्या पड़ेगा इसमें? दादा इधर देखिए, कोहड़ा के अलावा क्या क्या है? कोहड़ा के अलावा है परवल है, फरसबीन है, केला है, कच्चू है। ये तमाम चीजें जो सब जाएंगी खिचड़ी में? सभी चीज खिचड़ी में जाएंगे प्रसादी बनाने के लिए। देख सकते हैं कि महाप्रसाद की तैयारी है। महाप्रसाद की तैयारी में आपको दिखाते हैं कि 400 लीटर से ज्यादा दूध, देखिए दूध यहाँ पर जो है 400 लीटर से ज्यादा दूध मंगाए गए हैं। और इससे जो है कहते हैं कि मुख्य प्रसाद के तौर पर खीर होता है। और देख सकते हैं कि दूध मंगाए गए हैं और खिचड़ी की सामग्री में तमाम सब्जियां पड़ेंगी। जाहिर है कि अब भगवान के लौटने का समय नज़दीक आ रहा है। भगवान मुख्य मंदिर में कल लौटेंगे, कल घुरती रथ यात्रा है। ऐसे में आज भगवान को आज रात 8 बजे गुड़िंचा भोग चढ़ाया जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर जामताड़ा से, जहां फतेहपुर प्रखंड की लाकड़ टांड पवन मोड़ सड़क बारिश के बाद बदहाल हो गई है। करीब 2 किलोमीटर सड़क पर जल जमाव और कीचड़ से लोगों का चलना मुश्किल हो गया। प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद सड़क सुधारने की पहल शुरू कर दी। इसके लिए जन सहायता समिति बनाकर चंदा जुटाया जा रहा है ताकि डस्ट डालकर सड़क को चलने लायक बनाया जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क खराब होने से करीब 8000 लोग प्रभावित हैं। वहीं विभाग ने नए सिरे से सर्वे का प्रस्ताव भेजने की बात कही है। टोला तक सड़क बहुत ही जर्जर अवस्था में है और हम लोग कई बार पक्कीकरण की मांग किए हैं। और इस जैसे कि आप लोग देखे होंगे 2024 में इस रोड का शिलान्यास भी हो चुका है और अभी तक इस रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पता नहीं क्या हुआ है। इस रोड के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये रोड जल्दी बन जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। सब लोग इधर से जाते हैं, बहुत बच्चे गिर जाते हैं रास्ते में। लाकड़टांगा जो हम लोगों का सड़क है वो बहुत ही ज़रूरी सड़क है, जिसमें हजारों युवा, विद्यार्थी एवं दुकानदार आते जाते रहते हैं। बहुत ही जरूरी होने के बावजूद भी आज तक इसका शिलान्यास चुनाव से पूर्व में कर दिया गया, लेकिन लिपापोती कर अभी तक नहीं किया गया। यह मैं माननीय डीसी महोदय से आग्रह करता हूं कि इस रोड का जल्द से जल्द ध्यान देकर इस पर तुरंत कार्रवाई करने की कृपा करें। समस्या है, बहुत दिक्कत हो रहा है, जाने के लिए रास्ता बहुत खराब है, गिर जा रहा है, बहुत स्लिम मारा चखा इधर। कब से खराब है? बहुत दिन से। खबर रामगढ़ से, जहां रामगढ़ रांची 4 लेन का चुट्टू पालू घाटी में बनाया गया एस्केप लेन एक बार फिर से बड़ी दुर्घटना टालने में कारगर साबित हुआ है। रांची से जयपुर जा रहे चावल लदा कंटेनर ब्रेक फेल होने के बाद एस्केप लेन में घुस गया, जिससे चालक की जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया। NHI ने ब्रेक फेल वाहनों को सुरक्षित रोकने के लिए विशेष लेन बनाई है। घाटी में फिलहाल 2 एस्केप लेन तैयार हो चुके हैं, जबकि कुल 5 बनाए जाने हैं। सड़क हादसे रोकने के लिए जिला प्रशासन भी लगातार सुरक्षा उपाय कर रहा है।